बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलती रही हैं। उन पर आने से पहले यूरोज़ की बात लाजमी करनी है, क्योंकि अभी भी हम शो से पहले यही बात कर रहे थे कि यूरोज़ बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। फुटबॉल की दुनिया से बड़ी ज़बरदस्त खबरें, जिस तरीके से इंग्लैंड ने कल नेदरलैंड्स को शिकस्त दी है, क्या ज़बरदस्त मैच था। और यकीन कीजिए कि मैंने अब तक इस यूरो में इतना इंटरेस्टिंग मैच एंजॉय नहीं किया। पूरे 90 मिनट फुटबॉल जो देखी गई, जिस तरीके से गोल हुए, जो एक एनर्जी थी, ख़ास तौर पर थोड़ी सी पेनल्टी कंट्रोवर्शियल हो गई है जिस पे केन ने इक्वलाइज़र किया, लेकिन आई थिंक उस पर थोड़ा सा आपको टैक्टिकली ज़रा देखना पड़ेगा कि रेफरी VAR तक गए, VAR की मदद लेने के बावजूद उन्होंने पेनल्टी जो है वो अलाउ की, तो तमाम बॉक्सेस टिक किए गए। अब क्या वो लीगली पेनल्टी बनती थी उस ऑफेंस पे कि नहीं, ये एक डिफरेंट केस है, तो इस पर ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन बात यह कि इंग्लैंड फाइनल में जगह बना पाई है। इंग्लैंड का मुकाबला अब स्पेन से होगा। कौन बनेगा यूरोप का चैंपियन, ये इस फाइनल के बाद ही पता चलेगा। जिस तरीके से स्पेन की यंग जनरेशन जो है वो ज़बरदस्त फुटबॉल खेल रही है, इंग्लैंड ने कल टैक्टिकली बहुत ज़बरदस्त फुटबॉल दिखाई है, तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना का मुकाबला कोलंबिया से होने वाला है। बहुत से कोलंबिया के फैंस भी थे इस प्रोग्राम पे। कल भी बात की गई कि कोलंबिया का पहुंचना क्यों ज़रूरी है। अवैस ने भी इस चीज़ की बार बार निशानदेही की। अली मेहदी को क्रेडिट जाता है कि बिल्कुल उनके लिए कि कोलंबिया जो है वो जगह बना पाई है फाइनल में। अब अर्जेंटीना और कोलंबिया का मुकाबला होना है। देखना यही है कि अर्जेंटीना क्या एक बार फिर साउथ अमेरिका का चैंपियन बनेगा, या कोलंबिया कोई ज़बरदस्त फुटबॉल खेल के उनको आउट क्लास करेगा और अली मेहदी को एक और मौका मिलेगा सेलिब्रेट करने का। तो इस पर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें अब चल रही हैं। एक नई सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मूला तैयार किया गया है। दोनों फॉर्मेट्स के कोचेज़ और टीम्स का मौजूदा कप्तान इस कमेटी का मेंबर जो है वो होगा, ये डिसाइड कर लिया गया है बाकायदा तौर पर। PCB में मज़ीद सर्जरी की गुंजाइश है, बिल्कुल है, मेरे ख्याल से हो भी रही है। लेकिन अब जो एक ये कल के वाक़े के बाद, कल क्योंकि हमने देखा कि वहाब रियाज़ और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया, फिर वहाब रियाज़ का भी एक रद्द अमल सामने आया। उसके बाद एक और ख़बर अब सरगर्म है, वो है डिसिप्लिन को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी का नाम बार बार लिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैटेगोरिकली मेरे ख्याल से आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जनूबी अफ्रीका में जारी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 3 बहनें हैं जो हिस्सा ले रही हैं। और अब एक खुशाइन खबर, बहुत ज़बरदस्त खबर ये आई है कि उनमें से जो 3 बहनें हैं, उनमें से 2 का जो मुकाबले थे उनमें वो 4 मेडल्स जो हैं वो जीत कर कामयाब हुई हैं। जो एक हैं उनका मुकाबला आज होना है, तो गालिबन मेरे ख्याल से उसकी भी अपडेट आएगी। तो अब तक 8 मेडल्स जो हैं वो इज्तिमाई तौर पर ये फैमिली जो है वो ले चुकी है पाकिस्तान के लिए, और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो तीसरी हमारी एथलीट हैं वो भी मेडल्स लेंगी और अपनी बहनों के साथ मेरे ख्याल से उस मेडल टैली में मज़ीद इजाफा करेंगी। तो एक बार बहुत मुबारकबाद हो उन तमाम लोगों को, इनके वालदैन को, ख़ास तौर पर इनके साथ जो टीम है, कोचेज़ हैं, जहाँ पर भी ये ट्रेनिंग कर रही हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन खबर है। तो तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से पहले आपका तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और इंटरनेशनल प्रेजेंटर हैं सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे फेलो एंकर हैं, स्पोर्ट्स के तज्ज़ियाकार भी हैं, उसके अलावा क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहते हैं, सर्टिफाइड कोच भी हैं, जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कोलंबिया की जीत मुबारक हो आपको, सबसे ज़्यादा आपको मुबारक हो, मेहदी को मुबारक हो, उसकी याद आ जाए। बिल्कुल। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमेशा इनसाइड न्यूज़ भी इनके पास होती है, लेकिन वसी तजर्बा है जब आप पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं। जनाब मोई शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। सर, फुटबॉल की दुनिया क्या ज़बरदस्त जा रही है। मैं मेरे ख्याल से आपसे भी ज़रूर पूछूंगा कि इंग्लैंड स्पेन का मुकाबला होने लगा, लेकिन स्पेनिश जो फॉर द फर्स्ट टाइम अहमद, इंग्लैंड जो है ना फाइनल में पहुंचे किसी वर्ल्ड लेवल के इवेंट के आउटसाइड इंग्लैंड। बिल्कुल, और ये इनके लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, फाइनल कौन जीतता है। बिल्कुल। बहुत आई थिंक बहुत डायनामिकली शाजी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये आपके माइंड में ये हिस्ट्री ज़रूर चल रही होती है जब आप इंग्लैंड से बाहर खेलने की बात करेंगे। जिस तरह हमने उस दिन निशानदेही की थी कि 1996 यानी 1996 के बाद दूसरी बार ही ऐसा मौका था कि इंग्लैंड ने अपनी पेनल्टीज़ पर 5 पे 5 गोल किए स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ। तो ये हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़ा फ़र्क डालती है। लेकिन इंग्लैंड पहुँच चुकी है सना, तो थोड़ा सा इंग्लैंड का टैक्टिकल अप्रोच, लेकिन स्पेन के जो यंगस्टर्स हैं, हमने उस दिन भी लमीन यमाल की बात की, 16 साल की उम्र में
तो अब जब आप एक यंग साइड के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपने एक्सपीरियंस यूज़ करना है, आपको उनके लेवल पर आकर फुटबॉल खेलनी है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आपका काम ज़रूर आएगा जब आप ख़ास तौर पे ये नॉकआउट स्टेजेस पे जाते हैं। बट स्पेन की जो सबसे बड़ी बात है, फ्रांस को हराना ये कोई छोटी बात नहीं है, जर्मनी को हराना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जनरली तो हम हमेशा अंडरडॉग्स के साथ होते हैं और जिस तरह से स्पेन ने परफॉर्म किया और यंगस्टर्स को सामने लेके आए हैं, तो डेफिनेटली मैं तो यही चाहूँगी। इस बार इंग्लैंड अंडरडॉग्स लग रहा था वैसे, तो इससे सपोर्ट वहाँ भी जा सकती है। बट अवैस, स्पेन की हमने बात की है, जिस तरीके की फुटबॉल कल इंग्लैंड खेल गए हैं, थोड़ा सा शेकी ज़रूर हमें लगता है। हम हमेशा इस बारे में बात करते रहते हैं कि थोड़ी सी इंग्लैंड के पास वो अप्रोच, अब साउथगेट के बारे में ब्रिटिश मीडिया ने भी उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया था। लेकिन कैसे देखा आपने इस इंग्लैंड की गेम को, क्योंकि नेदरलैंड्स हैड द बेस्ट डिफेंस इन द यूरोज, और जिस तरीके से पेनल्टी तो कंट्रोवर्शियल है ही, लेकिन जो दूसरा गोल किया गया है अमेजिंग। 90th मिनट के अंदर जाके बिल्कुल, बल्कि हुआ था। मुझे अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इट्स एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। जैसे शाहजी ने भी बात की कि पहली दफ़ा जाके वो यूरो कप के फाइनल के अंदर आप बाहर इंग्लैंड के अंदर अगर हम निकलें तो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब मज़े का फाइनल होगा। यमाल की बात करें, आज भी एक स्टेटमेंट आ रही थी कि उन्होंने कहा है कि अगर फाइनल्स तक मैं अपनी टीम को ले जीतने में कामयाब हो गया तो स्कूल वापस नहीं जाऊंगा। बल्कि वो उनकी वीडियोस आ रही थी कि वो एग्जाम्स की शायद उनकी तैयारी वगैरह चल रही है, तो साथ साथ वो तैयारी भी कर रहे हैं स्कूल के लिए हार जाए अब आप ये कह रहे हैं। लेकिन इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि साफ सी बात है, इट्स यंगस्टर्स पेस वर्सेस द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है, लेकिन जिस तरीके से स्पेन इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर खेलता हुआ है, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, छोटी टीम्स नहीं जिनको मारा है स्पेन ने, और यंगस्टर्स के साथ मैं कहता हूँ कि उन्होंने मारा है। आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के ऊपर एक प्रेशर ज़रूर एक माउंट करेगा। जैसे चोकस की टैग की आप बात करते हैं ना साउथ अफ्रीका के साथ, इंग्लैंड के साथ तो वो नहीं लगाऊंगा, लेकिन फुटबॉल के अंदर अभी तक स्टिल मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड ने जो एक अपनी साख छोड़नी भी है बाकी, जैसे क्रिकेट के अंदर भी उस दिन अगर स्टोक्स कह रहे थे कि नहीं, बटलर बल्कि कह रहे थे कोई बात नहीं, अभी फाइनल्स है, इंग्लैंड इसका मतलब फुटबॉल के अंदर मौजूद है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट मैच। सबकी नजरें स्पेन के ऊपर स्पेसिफिकली। यार ऑली वॉटकिंस का जो गोल है, जिस तरह आपने कहा यार, इट इज वन ऑफ द बेस्ट गोल सो फार इन दिस। क्या आउटस्टैंडिंग फिनिश किया लमीन यमाल, और हर मैच के साथ एक बेहतरीन गोल आ रहा है। बट शाहजी, मैं थोड़ा सा ये ब्रिटिश मीडिया को एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि अनफॉरगिविंग है वो, दे वांट रिजल्ट्स ओवर देयर। उन्होंने देखा कि साउथगेट बहुत अरसे से टीम के साथ रहे हैं, बट जिस तरह आपने कहा कि एक कोई बड़ी विक्ट्री इस तरह की नहीं आई, तो बिल्कुल दीवार के साथ लगाया था। हिज करियर ऑन द लाइन इस टूर्नामेंट में, लेकिन फाइनल में पहुंच गए हैं ग्रेजुअली। देखें, एक बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है फुटबॉल की। जब इंग्लैंड की बात करते हैं, जितना डोमेस्टिक उनका सेटअप और जितनी लीग उनकी स्ट्रांग है, शायद ही किसी मुल्क की हो। लेकिन इसके बावजूद उनके वो रिजल्ट्स इवन यूरोपियन लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे वो रिजल्ट्स नहीं हैं। आप देखें ना, जब आपको कहा मैंने कि फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंग्लैंड वो किसी मेजर इवेंट के, मेगा इवेंट के फाइनल में पहुँचे हैं, तो ये बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि इतनी बड़ी टीम होके आउटसाइड इंग्लैंड कभी यूरोपियन चैंपियनशिप के भी फाइनल में नहीं पहुँचे, वर्ल्ड कप के भी फाइनल में नहीं पहुँचे। तो वो सारे जो क्रिटिक्स हैं बैक होम, तो उनके लिए भी लम्हा फिक्री है, और वो भी इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि सारा सेटअप ठीक है, डोमेस्टिक सेटअप ठीक है, हर चीज़ सिस्टम ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। और स्पेन और अब इंग्लैंड की बात करें, जो फाइनल अभी आया है, थोड़ा सा इसमें ज़रूर कहूँगा कि अभी तक डोमिनेट करता है इंग्लैंड। देखें, इनके जो भी मुकाबले हुए, जो भी कंपटीशन हुआ, 2018 में इनका आखिरी शायद मैच हुआ 3-2 से जो इंग्लैंड ने जीता, तो उसमें भी डोमिनेट करता, और पीछे सारे मैचेस काफ़ी जीते हुए हैं। तो एक साइकोलॉजिकली एज ज़रूर है इंग्लैंड को कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल में जा रहे हैं और ऐसी टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं जिनके खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ऑन द अदर एंड बहुत अच्छा खेल रही है स्पेन, और जिस तरह उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं अनबीटन सो फार, तो वो भी एक बड़ा क्या ग्लोबल स्टेज होगी शाहजी कि एक 16 साल का बच्चा लमीन यमाल अपनी कौम के लिए फाइनल खेलता है, गोल स्कोर करता है, और उसके बाद से पूरी दुनिया में नाम बनता है। कमाल की बात है। देखें, यही है ना कि यूरोपियन सॉकर में इस तरह के नाम निकलते हैं, और ख़ासकर इस तरह टीन एज में नाम निकलते हैं, फिर वो जाके स्टार बनते हैं और फिर वो मेगा स्टार्स बनते हैं, तो वो देखने वाली बात है। और ये मेरा ख्याल है सारा क्रेडिट जाता है वहाँ के सिस्टम को, और वहाँ की जो लीग्स हैं और जो डोमेस्टिक सेटअप उतना स्ट्रांग किया हुआ उन्होंने कि वहाँ जूनियर से ही सीधा स्ट्रेट वो सीनियर टीम में स्टेप इन कर जाते। तो शाहजी, दिल पे हाथ रख के क्या कहते हैं, स्पेन या इंग्लैंड? जिस तरह खेल रहे हैं मेरा ख्याल स्पेन जीते। शाहजी ने इंग्लैंड की सारी टैक्टिकल अप्रोच करके स्पेन पे डाल दिया, तो सना ने भी खैर स्पेन कह दिया। आप, आई डोंट नो, मैं तो इंग्लैंड कह रहा हूँ, बट आई होप आप भी शायद
नहीं इंग्लैंड नहीं है, स्पेन पे जाना स्पेन चाहूँगा की क्योंकि देखिए इट्स अ यंग टीम, लेकिन मैंने कहा ना कि ठीक है यमाल की अपनी जगह ऑब्वियसली एक प्लेयर होता है जो कि एक आइकॉन बनता है टूर्नामेंट्स के अंदर, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी स्पेन का बेसिकली टैक्टिक अप्रोच, अगर हम बात करें, क्योंकि आपको पता है गेम के अंदर कहीं ना कहीं जब आप लीड करते हो फ्रॉम द फ्रंट आप थोड़ा सा स्लो डाउन अपने आप को करते हो, लेकिन जो उनकी पेस बैटरी है वो 90th मिनट तक कंटिन्यू रहती But I है। think मैंने नहीं England देखा उनको पोजीशन बड़ा जबरदस्त है। नहीं, लेकिन इंग्लैंड इज डन अ फैंटास्टिक जॉब कि वो केन को जो ही नजर आता है कि वो थक रहे हैं फौरन निकाल लेते हैं, तो दैट इज गुड। कल भी मैंने वॉटकिंस को जब देखो देखा है, एक्सपीरियंस एंड स्पेसिफिकली मैं कहता हूं टैक्टिक वाइज So अगर it's मैं 3 देखूं, against 1 it's- basically. yeah, it's So 3 it's 3 against 1. तो 3 का पलड़ा भारी होता है, अभी भी टाइम है, स्पेन मान लो। पलड़ा आपने साउथ अफ्रीका का भी बहुत भारी लेकिन किया। यार देखो अहमद, मैं थोड़ा सा फाइनल अली तक तो पहुंचा दिया था ना। देखो मैं थोड़ा अली मेहदी वाली टीम की तरफ जाना चाहूंगा, कोलंबिया की तरफ। उसका बड़ा मजा है। कोलंबिया अर्जेंटीना कोपा का फाइनल भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। अर्जेंटीना के पास एज ज़रूर है, टैक्टिकली हिस्टोरिकली भी वो सारी चीज़ें ज़रूर हैं, बट आई थिंक कोलंबिया जिस तरीके की फुटबॉल खेल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त फाइनल यहाँ पर भी होने वाला है। तो दोनों फुटबॉल की दुनिया से बड़े ज़बरदस्त फाइनल्स हम देखने को जा रहे हैं, यूरो में इंग्लैंड स्पेन और कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना कोलंबिया। अब क्रिकेट की तरफ ज़रूर आएंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि क्रिकेट पर बात तफसील में करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी एक नई सिलेक्शन कमेटी के बारे में बात की जा रही है। ना सिर्फ ये है, कुछ डिसिप्लिन की खबरें भी इस वक्त सोशल मीडिया और मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म है। खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया जा रहा है। कुछ मीटिंग्स भी चल रही हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उन पर भी बात करनी है। हमारे लाहौर स्टूडियोज से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आसिम खान साहब। आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? और ये बताइएगा कि लाहौर का जो क्रिकेट का दर्जा हरारत है वो क्या कह रहा है? अब एक नई सिलेक्शन कमेटी की बात की जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में तो जी क्रिकेट का जो है दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। मुझे एक बात की तो समझ नहीं आई कि इन्होंने वहाब रियाज और रज़ाक को सैक कर दिया है। इनका क्या कसूर है? बाकी को उन्होंने क्यों रखा है स्टिल अभी तक? अगर करना है तो सबको करें। आपने 2 को कर दिया है और उनको रज़ाक को और वहाब को, बाकी जो हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रेटजी समझ नहीं आई कि ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी जो है गैरी कर्स्टन ने जो बयान दिया है शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, और जो असिस्टेंट कोच हैं उन्होंने बयान दिया है कि उनकी इल डिसिप्लिनरी के बारे में। तो मसला ये है कि देखिए क्रिकेट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, गेम से बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है। तो जैसे अगर उन्होंने प्रूव हुआ है कि उन्होंने डिसिप्लिन उनका बड़ा बुरा रहा है और उन्होंने ग्रुपिंग करने की कोशिश की है टीम में, तो डेफिनेटली उनको भी सज़ा दी जाए। और मैंने तो ये बात पहले कह दी है कि गेम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, चाहे वो कोई भी है। तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि एक्शन ले और भरपूर एक्शन ले। कोई भी है, चाहे वो कितना बड़ा नाम है, उसके खिलाफ एक्शन लें। और ये बनता भी है, क्योंकि हमें इस वक्त ज़रूरत है टीम को बिल्ड करने की। और टीम इसी तरह बिल्ड होगी जब आप उसको खुद से एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट करने का तरीका ये है कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो इनिशिएटिव लें और उनको करार वाकई सज़ा दें जो इन्वॉल्व हैं इस भयानक खेल में। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही भयानक और डेंजरस चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है। हम अगर देखें तो हमारी क्रिकेट बहुत दुनिया से बहुत पीछे चली गई है। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की अब ज़रूरत है और हमें क्वालिफाई करने पड़ेंगे आगे। तो मसला ये है कि हम वो नहीं थे जो हमें अब करना पड़ेगा। हमारी टीम बहुत बड़ी थी, हमें हमारे बस एक क्रिकेट का नाम था जो हमारे पास था कि हम बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं। किधर गई वो क्रिकेट हमारी? तो ये सिर्फ वजह यह है कि डिसिप्लिन नहीं है टीम में। मैं समझता हूँ गैरी ने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा होगा, और अजहर महमूद के जो बयान हैं वो भी बड़े इफेक्टिव हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये 2 पर्सपेक्टिव ज़रूरी हैं। हमने कल भी इस पर बात की थी, बट बात वही है कि हमने कहा था कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मुझे तो लगता है कि वो नज़र आ रही है, बट ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स की जो राय है वो ज़्यादा मानी रखती है। बट सना, अब ये 2 चीज़ें हमने कल देखी हैं। वहाब और रज़ाक को तो सैक किया गया, सैक का लफ्ज़ भी थोड़ा मुश्किल है, बट दे हैव बीन रिमूव फ्रॉम द सिलेक्शन पैनल। साथ ही साथ फिर वहाब रियाज का एक रद्द अमल आता है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल चुप रहना बेहतर समझता हूँ, लेकिन मैं एक पूरा मुशावरत से फ़ैसले हो रहे थे। अब वो मुशावरत का इशारा किस तरफ है?
अब एक नई सिलेक्शन कमेटी के बारे में बात की जा रही है, कप्तान और कोच होंगे, ये हमें पहले भी पता था, बट ये जो डिसिप्लिन का एक अब चक्कर चलना शुरू हो गया, लग ये रहा है कि दूसरी सर्जरी अब इस तरफ शायद जा रही है। देखिए ऑब्वियसली जब किसी बड़े इवेंट में ऐसा कुछ होता है तो हर तरह से आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती थी, क्या नहीं हुआ। सिलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आई थिंक अगर वहाब रियाज की बात की जाए तो उनको सबसे ज़्यादा टाइम एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर सेलेक्टर्स मिला है, तो सबसे ज़्यादा ब्रंट भी उन्हीं को फेस करने को मिला है। और अब्दुल रज़ाक का अंदर का हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि व्हाट वाज द रीज़न, क्योंकि वो तो 2 सिलेक्शन कमेटीज़ पे थे, वो वुमेन टीम की भी सिलेक्शन कमेटी पे थे। तो वहाब के साथ देखें, वहाब के अंडर कल भी हमने बात की, काफ़ी ऐसे फैसले हुए जो कि हम लोगों को भी समझ नहीं आ रहे थे, जिसमें मोहम्मद हारिस को T20 से बिठाना, जबकि वो एक ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा था जिसके ऊपर हम बार बार बात कर रहे थे कि जी इंटेंट नज़र आनी चाहिए, इंटेंट नज़र आनी चाहिए, और उनको ड्रॉप किया गया। फिर उसामा मीर जो बड़े परफॉर्म कर रहे थे, आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर एक अबरार को आप लेके गए जिसको आपने कोई मैच ही नहीं खिलाया। तो इस तरह के बहुत से फैसले, और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपने कप्तान 3 दफ़ा बदल दिया वर्ल्ड कप से पहले। अब देखें, हम तो यहाँ से बैठ के ये कह देते हैं ना डिसिप्लिन इशू है, पर किसी प्लेयर को एक किसी भी जो चेंज आता है उसकी लाइफ के अंदर, पाकिस्तान की कप्तानी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बाबर के साथ एक फ़र्क बात थी, उनसे जब कप्तानी ली गई और वापस मिली, क्योंकि वो 4 साल कर चुके थे तो उनको उसको हैंडल करना बेहतर आया। शाहीन अफरीदी ने इससे पहले सिर्फ लाहौर कलंदर की कप्तानी की हुई थी, वहाँ से फ्रेंचाइज की हुई थी, वहाँ से जब आपको पाकिस्तान की कप्तानी मिलती है एक बहुत बड़ा स्टेप अप है और एक बहुत बड़ा ऑनर है। और उसके बाद 1-2 सीरीज़ के बाद आपसे ले ली जाए तो उसको सेटल होने में भी प्लेयर को बड़ा टाइम लगता है, आपका ईगो भी हर्ट होता है, आपके अंदर डाउट्स भी पैदा होते हैं, और वो टाइम उनके पास भी नहीं था उसको रिकवर करने का। मैं कोई डिफेंड नहीं करी इधर किसी प्लेयर को, पर मैं ये कह रही हूँ कि जब आप लोग ऐसे फैसले बड़ी कुर्सियों पे बैठ के करते हैं या ऐसे मशवरे और तज्जिए देते हैं वर्ल्ड कप से पहले कि इसको बना दो और इसको हटा दो, तो ये बात सोचनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे वो एक ह्यूमन बीइंग है। जब आप उसके साथ एक चीज़ देंगे और लेंगे तो अगले को अफेक्ट होगा। उनकी परफॉर्मेंस से नज़र आया, कोशिश कर रहे थे, जान मार रहे थे फील्डिंग में, अगर आप देखें वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान ज़रूर मारी है, पर ऑफ द फील्ड या ड्यूरिंग मीटिंग्स अगर वो चुप थे या खामोश थे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बाहर के कोचेज़ इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि बाहर जनरली आप जो कोचेज़ होते हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। आपको कप्तानी मिल रही है तब भी जिसको से ली जा रही है उसके साथ भी कम्युनिकेशन होगी, जब आपसे ली जाती है तब के आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं आप, तो वो लोग समझ नहीं पाते कि कोई बंदा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। में सबसे ज़्यादा खतरनाक लफ्ज़ है ना, हम जितना भी अरसा देख लें, लॉबिंग करा है, ये लॉबी लफ्ज़ बहुत खतरनाक। देखें, मैंने तो इस लॉबी लफ्ज़ को बड़े क्लोजली देखा है, हमारे ऊपर भी बेतहाशा इल्ज़ाम लगे। जब आप कप्तान को सपोर्ट करो तो प्लेयर पावर की बातें शुरू हो जाती हैं कि जी ये प्लेयर्स ने ग्रुप बना लिया। आप कप्तान के किसी फैसलों के ऊपर एतराज़ करो, मीटिंग में खुलेआम बोलो कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे होनी चाहिए, ओपन डिस्कशन करो, तो बाहर ग्रुपिंग की खबर हो जाती है। तो बंदा करे तो क्या करे। देखिए, जब आप 14 प्लेयर इकट्ठे होते हैं टीम के अंदर, उसमें डिफरेंसेस होंगे, और सबसे हेल्दी चीज़ की निशानी है कि वहाँ पे आप बात कर सकें विदाउट कि कोई और ग्रज ले ले। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली कल्चर के अंदर ऐसा नहीं है कि जवाब देना वापस, हम लोग इसको समझते हैं कि बदतमीज़ी की बात है, बट जब आपने इंटरनेशनल लेवल पर एक टीम चलानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन और एक फीडबैक का सेशन होता है जो आपको पोलाइटली करना है, उसमें बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरा और आपका इख्तलाफ राय जो है उसको एक हेल्दी तरीके से होने देना ये बड़ा ज़रूरी है, और ये इसकी पीसीबी के अंदर शदीद कमी है। प्लेयर्स ऑफिशियल से बात नहीं कर सकते, ऑफिशियल प्लेयर से बात नहीं कर सकते। आज तक क्यों नहीं कोई सीनियर प्लेयर बड़े दिल से गया पीसीबी में काम करने, क्योंकि बहुत कम चेयरमैन ऐसे रहे हैं जिन्होंने वो डायलॉग ओपन किया है। जो ओपन करता है तो हर कोई जाता है उनसे बात करने, तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम के अंदर तक चली गई। बिल्कुल, वैसे लफ्ज़ बहुत ख़तरनाक है, इसने पाकिस्तान टीम को पहले भी नुकसान पहुंचाया है और हमने माजी में भी देखा है। यहाँ तक भी हमने देखा कि मैं खैर किस तरह आपको ये एक्सप्लेन करूँ, बट आप बेहतर समझते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन है इस बारे में कि किसके ड्राइंग रूम में किस कप्तान के ऊपर क्या बातें होती रही, बैत कहाँ पर ली गई। बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नई नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। बट सना ने जिस चीज़ की निशानदेही की वो बड़ा ज़रूरी है कि अगर अब जो फ़िलहाल ऑब्वियसली अनकन्फर्म्ड हैं, कुछ सोर्सेज से जो ये खबरें चल रही हैं कि अज़हर महमूद और गैरी कर्स्टन दोनों ने सेम पेज के ऊपर नाम लेकर कहा है कि जी बैड कॉन्डक्ट है, मिसबिहेवियर है,
लॉबिंग की कोशिश की जा रही है और एक ही पर्टिकुलर नाम इस वक्त चलता आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? अहमद भाई, मैं सना की बात सुन रहा था, मैं इस चीज़ पे तो एग्री करता हूँ कि हमारे एक अनफॉर्चुनेट यहाँ पर एक अलमी है कि हम लोग का फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है वो तो है नहीं हमारे किसी भी सेटअप में बात करें, खाली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपके है नहीं कि आप सामने आमने सामने बिठा के एक डिस्कशन होती है जहाँ पर लड़ना नहीं, आप आपस में रिजल्ट्स निकालते हो कि वो कहते हैं ना कि आप टेबल टॉक करो तो शायद बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं आपकी वहाँ पर। सबसे बड़ा जो मुझे आज भी एक चीज़ का लगा वो ये था कि सब इस वक्त एंटिसिपेटेड है कि वहाँ से कुछ ना कुछ खबर बाहर निकले। बाबर आजम की जैसे हम बात कर रहे थे कि सबको नजरें थी बाबर आजम का फ्यूचर वो क्या नहीं है, हुआ तो अब वो shift हो कर गया, लिया अब focus। शिफ्ट हो गया गियर, अब शहनशाह अफरीदी वाले मामले पे हो गया, अजहर महमूद अपना वहाब रियाज वाले मामले पे हो गया। लेकिन वो बैठक अगर मैं गलत नहीं हूँ वो थी इनसाइड डोर, वो बातें हो रही थी सारी, बाहर कैसे निकलती हैं मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आती। मेरा एक अपना ओपिनियन है इस चीज़ पे। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एहतसाब की बात आती है ना, स्लो एंड स्टडी, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद भी है इंशाल्लाह ताला के चेयरमैन साहब की तरफ से वो भी चीज़ आपको अब नज़र आएगी कि जो बातें बाहर निकलती हैं उसका भी एहतसाब होना चाहिए। जो इनसाइड द रूम वो बात हो रही है आपस में, सुबह हम उठते हैं, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि अभी शाम तक शायद आपको पता लग जाए, जैसे कल मैंने याद आपको कहा था, ये ना मुझ पर शक कीजिएगा कहाँ से तुम्हें पता लगा, लेकिन मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से कहा कि शाम तक कुछ और भी चीज़ निकल आएगी। शाम को वो चीज़ हुई, एक बंदे का निकल आया, शहनशाह अफरीदी का मामला जो उनसे, बात कहाँ से बाहर निकलती है, मसला ये है सारा। सबसे पहले तो उस जड़ को पकड़े ना कि आपकी मैनेजमेंट करती है, प्लेयर्स करते हैं, या आपका जो बोर्ड है उसकी करती हैं। अब एक और खबर चल रही थी जिसमें जो मैं कल से बातें कर रहा था कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी कसूरवार है इस चीज़ को, और आपको मानना पड़ेगा जो डोमेस्टिक को चला रहा है। यहाँ तक सुनने को मिला कि डोमेस्टिक के जो इस वक्त सरबराह बैठे हैं उनको भी खींचा गया था कि भाईजान आप तो खामोश रहना, आपने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस यहाँ पर किया। तो अगर आपने एहतसाब करना है तो फिर आपको सबको लेके कटहरे में बैठना पड़ेगा और करना पड़ेगा। एक्स क्रिकेटर्स की बात करूँ मैं फिर उस चीज़ पे कहूँगा काबिल एहतराम है, सारे मामलात हैं, लेकिन खुदारा अंडर 19 के साथ भी काम देखिए करें। मैं दो नई सिलेक्शन कमेटी पर भी मैं आऊँगा, लेकिन या तो शाहजी मेरे ख्याल से आप भी इसलिए शायद हंस रहे थे कि या तो वैस बहुत मासूम है या फिर हमसे खबर निकलवाना चाह रहा है। नहीं। तो शाहजी शायद इसलिए, लेकिन आपके पास आप देखिए आप बेहतर अवैस की बातें मैं सुन रहा था। देखिए एक जर्नलिस्ट का भी ब्रेड एंड बटर है, हाँ, स्टोरी तो उसने निकाल निकाल और वो निकलती है। ये देखिए ऑफिशियल देता है, प्लेयर्स देते हैं, कहीं ना कहीं से आते हैं। आप मेरी डिस्पैचेस में जो मैंने वर्ल्ड कप कवर करने के दौरान की हैं, आप ये सारी चीज़ें जो आज निकल रही हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं और हकीकतन लिखी हुई हैं कि इस तरह, मतलब है डायरेक्टली मैंने नाम नहीं कोट किया कि किस प्लेयर ने इस तरह की बात की है, लेकिन बिटवीन द लाइन मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अब क्योंकि नाम आ गया आप इसको कंफर्म कर रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह की बात, ये सही है रिपोर्ट, इस तरह की बात है। देखिए वो मतलब उनका इलादा रहना टीम से, टीम के साथ कोई इतना ज़्यादा जेल ना होना, इतना ज़्यादा मतलब एक जो ग्रुप डिस्कशन होती है उसमें इतना पार्टिसिपेट ना करना, ये चीज़ें तो हुई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये नहीं है कि गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद ने इसको पॉइंट आउट किया, इसको बाबर ने भी पॉइंट आउट किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, और ये नई चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये अब बिल्कुल राइट एट द स्टार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम आप देखें तो मियाँ सईद और अब्दुल हफीज़ करदार में भी ये चीज़ रही है कि वो उनको मियाँ सईद को हटा के अब्दुल हफीज़ करदार कप्तान आ गए। फिर आगे जब अर्ली 80s में जावेद मियादाद को कप्तान बनाया गया तो सीनियर प्लेयर्स ने रिवोल्ट कर दिया। फिर इस तरह का तो फिर वो 90s में चले जाएं आप, वकार यूनुस और वसीम अकरम का देखें, आपस में कप्तानी के लिए बड़ी टसल रही है। मोइन खान और राशिद लतीफ़ की टसल रही है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये तो है। और ये मेरे ख्याल उस वक्त एक बात सना ने की थी, और उस वक्त ये प्रॉब्लम होते हैं जब ऑल ऑफ अ सडन आप एक नया प्लेयर को कप्तान बना देते हैं। अगर आप उसको कप्तान बनाएंगे तो वो उसका जो थिंकिंग लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाता है, फिर उसको नीचे आने में बड़ा टाइम लगता है, और वो नीचे आने में बड़ी गलतियां करता है, और जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है आपकी टीम की यूनिटी को। और एग्जैक्टली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो वर्ल्ड कप में हुआ वो ये हुआ कि वो यूनिटी और एक कंबाइंड एफर्ट नज़र नहीं आ रही थी कि जिसका जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करती है। जब हम यूएसए से आ रहे, वहाँ कोई हारने वाला कोई मैच ही नहीं था, लास्ट ओवर में 15 रन बना ही नहीं सकता यूएसए की टीम, तो वो बने। फिर सुपर ओवर में जिस तरह बना, इवन इंडिया से जो इंडिया से शिकस्त हुई, इतना लो टोटल आप अचीव नहीं कर सकते हो, तो मतलब फिर तो आप समझे कि कभी खेले ही नहीं ना आप क्रिकेट। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आपके फैसले इस तरह के टाइमली आपके फैसले ना हो, फिर उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बड़ा सीरियस होता है। और एग्जैक्टली वो हुआ पाकिस्तान का वर्ल्ड कप। और यानी ये सारे हम वो आफ्टर शॉक सब देख रहे हैं, देख रहे हैं। और इस तरह अगर आपने ये टाइमली इस पर डिसीजन न किया
क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, पीसीबी चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने टाइमली इस तरह के डिसीजन लेके, देखिए दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता, एक डिसिप्लिन पे और एक फिटनेस पे। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कहीं भी करते हैं तो फिर आपको ना रिजल्ट्स मिलेंगे, ना आपका क्रिकेट बनेगा, या कोई गेम भी, इवन नॉट क्रिकेट, आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट क्रिकेट, इवन इन हॉकी और जो और स्पोर्ट्स हो, फिटनेस और डिसिप्लिन पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और बड़े स्ट्रांग डिसीजन लेने चाहिए वहाँ पे। थोड़े वक्त के लिए आपको प्रॉब्लम होगा, आपको थोड़े वक्त के लिए आपकी शायद टीम भी वीक हो जाए, लेकिन इन द लॉन्गर रन उसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स आपको लेकिन आप इस बात को एग्री करेंगे कि माजी में भी हमने ऐसी क्योंकि मिसालें कायम नहीं की, इसी वजह से हम आज शायद सफर कर रहे हैं। यही बात है ना। देखिए ना, आज भी नहीं पता लग रहा कि भाई हुआ क्या असल में। वर्ल्ड कप में इतनी हमारी माठी टीम तो थी नहीं ना कि सुपर 8 में भी ना पहुंच सके। भाई वही प्लेयर हैं जिसको आपने फाइनल, जो आपके लिए फाइनल खेले हैं वर्ल्ड कप का, और ऐसी टीम, ऐसे ग्रुप में जहां पे आप तकरीबन केक वाक था, कोई मसला ही नहीं था, आपको सुपर 8 में पहुंचना तो कोई मसला नहीं, नथिंग एट ऑल, बिल्कुल। तो वो आप नहीं पहुंच सके, तो कोई सीरियस बातें हैं जो आपको थोड़ी सामने लानी पड़ेंगी, और उस पर सामने नहीं भी आप लाते तो उस पर आपको डिसीजन जरूर लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इवन ऑन अ लाइटर नोट ब्रॉडकास्टर्स भी बेचारे डिसीव हो गए। तमाम प्लेसमेंट्स पाकिस्तान के लिए नजर आती थी सुपर 8 में, बट वो हुआ ही नहीं। खैर यूएसए वहां पर चला गया। आसिम भाई, अगर अब फॉर एग्जांपल जिस तरह शाजी ने भी तस्दीक कर दी, हम ये तस्दीक कर लेते हैं कि अजहर महमूद और गैरी कर्सन की जो रिपोर्ट डिसिप्लिन और लॉबिंग के बारे में आ गई है, नाम आइडेंटिफाई हो गए हैं, तो फिर इस डिसिप्लिन के ऊपर अब फैसला लेना कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम बार बार ये कहते रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन फिर मिसाल कायम करनी है कि नहीं? अहमद भाई, बिल्कुल शाहजी ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं उनकी एग्री उनकी बात से। मसला ये है कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये तो रोज़ यही चलता रहेगा, यही काम, ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। जो प्लेयर है जिसको कप्तानी से हटाया जाएगा वो टीम में बागी बन जाएगा टीम का। तो इसके लिए अब पाकिस्तान टीम को और मैनेजमेंट को इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ, देखिए, अगर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप कप्तानी नहीं कर रहे हैं तो आप परफॉर्म नहीं करेंगे या आप टीम में इंतशार फैलाएंगे, या देखिए जो कोचेज़ होते हैं उनकी बेस्ट जो होती है टीम के लिए, हर प्लेयर उनके लिए एक जैसा होता है। मैं नहीं समझता कि गैरी कर्स्टन कोई इस किस्म का कोच है जो किसी की शिकायत नाजायज़ करे, या अजहर महमूद किसी के बारे में नाजायज़ बात करे। ये कुछ हुआ है तो उन्होंने नाम लिया है, वैसे हो नहीं सकता। और एटीट्यूड जो है बंदे का वो बताता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखें आप कि हमारे में ये कितना बैड इम्पैक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो पाकिस्तान मैनेजमेंट को अब इसको आड़े हाथों लेना चाहिए, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़। शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और वाकई मैं भी ये कहता हूँ, चाहे जितना बड़ा मर्जी प्लेयर है, कोई कंप्रोमाइज़ पाकिस्तान टीम को नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान मैनेजमेंट को नहीं करना चाहिए। इनको आड़े हाथों लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हमें प्रॉब्लम होगी, मगर इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बड़े लंबे निकलेंगे, और हमें इसके बाद किसी को ज़रूरत नहीं होगी कि पाकिस्तान टीम से कोई खेल या खिलवाड़ कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मैनेजमेंट जो है उसको। अच्छा, और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने मंसूर राना को टीम की मैनेजरशिप से किस लिए निकाला है। उसका उन्होंने ना तो कोई रीज़न दिया है, ना कोई वजह बताई है। तो उनका कसूर ये हमें पता होना चाहिए कि भाई बेस क्या है, बेस क्या थी उनको निकालने की मैनेजरशिप से। तो इसके लिए भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई उनको क्यों साइड पे किया गया है। मंसूर एक सीनियर मैनेजर हैं और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान टीम के साथ अच्छा ही रखा है, और उनके होते हुए पाकिस्तान टीम बड़े अच्छे तरफ गामजन थी। तो मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है कि उनका कसूर क्या है कि उनको साइड लाइन पे बिठाया गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, खैर सना, मैं ये लॉबी वाले सवाल पर वापस इसलिए आ रहा हूँ कि अब तस्दीक भी हो गई ना, अब तो ख़बर की भी तस्दीक होगी कि रिपोर्ट वाकई ये दी गई है। ना सिर्फ गैरी कर्स्टन, अजहर महमूद मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जज इसलिए कि उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम टीम के साथ गुजारा है। इवन ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी ही कैन लुक एट दीज प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। साथ अगर कप्तान ने भी ये रिपोर्ट दी है। अब वो इंग्लिश की एक बड़ी फेमस कोट है कि द फेट ऑफ पपेट्स इज़ ऑलवेज टू लव देयर स्ट्रिंग्स।
तो क्या फिर मतलब ये प्लेयर्स अब तक जिनके बारे में पर्टिकुलरली बात हो रही है, क्या शाहीन नहीं समझ पा रहे कि एक पॉइंट पर आकर अगर ये फैसले हो गए तो फिर ये स्टारडम और ये सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट से मुंसलिक है? देखिए पहले तो मेरे ख्याल से ये बात भी ज़रूरी है कि हम बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की, तो खाली प्लेयर्स एक्स प्लेयर्स तो रहे हैं, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, पर मंसूर राना भी बहुत डिफरेंट पोस्ट पे रहे हैं। और जिस डोमेस्टिक एक टीम की हम बात बहुत ज़्यादा करते हैं जहाँ से शाहीन अफरीदी का भी ताल्लुक़ है, वहाँ के मैनेजर भी ये रह चुके हैं, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा अगर वहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी हुई, और अकाउंटेबिलिटी ऑफिशियल्स के साथ ज़रूर होनी चाहिए मेरे नज़दीक। अदरवाइज़ आप खाली प्लेयर्स को पकड़ते रहेंगे तो कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक टीम एफर्ट होती है जब आप जीतते भी हैं और जब हारते हैं और टीम में कोई क्रैक्स नज़र आते हैं तो वहाँ पर भी डिफरेंट लेवल्स पर काम होता है। उसके अलावा देखें अज़हर महमूद की जहाँ तक बात की, ऑब्वियसली उनका एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बाहर के कल्चर में काम करने का, तो वो आई थिंक बड़े एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं इस पूरी टीम के अंदर, जो कि उस कल्चर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इस कल्चर में ही बड़े होते हैं ना, तो आपको काफ़ी ये चीज़ें गलत लगती भी नहीं है कि अच्छा जी मुझे इस वक्त मैं दुखी हूँ तो मैं चुप करके बैठा भी रहूँ, मैं कंट्रीब्यूट ना भी करूँ टीम में तो कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा बर्दाश्त कर रहा हूँ। हमारे कल्चर में शायद ये चीज़ है, पर बाहर के कल्चर में तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। इफ़ यू आर सीनियर प्लेयर, आपको कंट्रीब्यूट करना है टीम के अंदर, कोई आपकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है यू नीड टू कंट्रीब्यूट। तो अज़हर महमूद इंग्लैंड में जितना टाइम गुजारा है उस वजह से भी उनको एक तो इस जो एथिक्स हैं, जो टीम के अंदर डायनामिक्स होते हैं, उसकी बड़ा आइडिया। दूसरा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उन्होंने इस दफ़ा काम किया, मुल्तान सुल्तान के साथ काम किया, तो बहुत डिफरेंट प्लेयर्स के साथ वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। और गैरी कर्स्टन बिला वजह ही एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच नहीं, इंडिया जैसी सुपर स्टार्स की टीम को उन्होंने संभाला हुआ है, तो वो भी एक गेम के ऊपर बहुत ही डीप नज़र रखते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस चीज़ को समझ लेंगे, ये सारा कुछ शाहीन के अगेंस्ट अब बनना शुरू हो गया है केस, और मे बी क्योंकि आज उनका एक बयान बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा गिलस्पी का, कि शाहीन अफरीदी ने और 3 गुना ज़्यादा बॉल्स कराई हैं मिचेल स्टार्क के मुकाबले में पिछले 1-1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर। तो इसका मतलब है कोई रेस्ट करने का, उनको रेस्ट कराने का एक प्रोग्राम सा बन रहा है। तो अगर तो शाहीन को किसी वजह से या इस डिसिप्लिन की वजह से ये करा देते हैं फ़िलहाल फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्ट, तो एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा सारे प्लेयर्स को कि अगर हम उस तरह के सुपरस्टार के साथ ये कर सकते हैं तो यू नीड टू स्टैंड इन लाइन। सब बराबर हैं। तो जब भी किसी टीम के कल्चर को ठीक करना होता है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट अगेन मैं ये कहूँगी प्लेयर्स को भी सीखना है इससे, कि अगर उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि शाहीन को तो लगा होगा आई एम रॉन्ग्ड, उससे पहले बाबर को लगा था कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, फिर शाहीन को लगा कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। एक तो इन फेस ऑफ एडवर्सिटी जब आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, हमने उसको हैंडल कैसे करना है, इसके ऊपर क्लासेस होनी चाहिए, इसके साथ आपको टूल्स देने चाहिए। खाली पैसा दे देने से आप प्लेयर को समझ नहीं आ जाएगी मैंने क्या करना है। और दूसरी चीज़ ये है, वो सारे ऑफिशियल्स, उसमें टॉप से लेके आपके नीचे तक लोग शामिल हैं जो वर्ल्ड कप से पहले टीम को डिस्टर्ब करते हैं, जो ये बड़ी बड़ी चेंजेस करते हैं वर्ल्ड कप से पहले, उनको भी जिम्मेदार होना चाहिए। आप क्यों अपनी एक ऐसी टीम को जिसकी स्ट्रेंथ ही यूनिटी है, उसको आपने खुद डिवाइड एंड रूल किया, तो उसके भी जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी। आई थिंक 2017 की टीम की हम बात जरूर करते हैं कि वहां से वो यूनिटी 2021 को आप देखें, 2021 में जो यूएई में T20 वर्ल्ड कप हो, क्या ज़बरदस्त हम खेले थे। एक ऑस्ट्रेलिया में भी हम बड़ा अच्छा खेले, पर उसके बाद तोड़ी गई है ये टीम। कभी इसको कप्तानी ऑफर हो रही है, कभी उसको कप्तानी ऑफर हो रही है। मतलब यार इस टीम की स्ट्रेंथ ही यही थी। एक आपके पास जनरेशन आई थी जिसमें नज़र आ रहा था ये टीम इकट्ठी, कभी रिजवान को हो रही है, कभी शादाब को हो रही है, कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा, तो उन लोगों के ऊपर भी इसका सेहरा ज़रूर जाता है जिन्होंने ये हरकतें की। बिल्कुल। वैसे अब ये जो जहाँ से देखें, चेयरमैन पीसीबी ने 2 चीज़ें बड़ी कैटेगोरिकली मेंशन की। उन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं चलता और ना चलेगा, तो ये तो उन्होंने साफ एक किस्म का दरवाज़ा ही बंद कर दिया कि हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। दूसरी बात जो अहम थी, जब उन्होंने शुरू में जब जो ही टीम वापस आई तो जो कुछ बयानात सामने आए, जो गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई थी सहाफ़ियों से, उन्होंने ये भी कहा कि जो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर हमारे साबिक क्रिकेटर्स या कोई भी ऐसी कोई बातें करता है पीसीबी या प्लेयर्स के खिलाफ, उसकी कोई जगह पीसीबी में नहीं है। तो 2 दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो गए। और तीसरी उन्होंने ये कहा कि जी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मेरे पे होगा कोई ऐसा हो तो मैं घर जाना ज़्यादा बेहतर। तो ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज थिंग्स। लेट्स डिस्कस दिस। इस मौके के ऊपर बहुत से बयानात सामने आए हैं, सिर्फ कल वहाब रियाज का एक बयान नहीं है। वहाब और रज़ाक की डिफेंस कहीं और से पहले ही शुरू हो गई थी, और इसी तरह अब एक और बयान हमें सुनने को मिलेगा। आपने भी कल पिछले 24 घंटों में 12 घंटों में देख लिया है
कि शाहीन की बात हो, किसी की भी बात हो, तो कहाँ से वो बयानात सारे आ रहे हैं? देखिए, ये तो चीज़ मैंने आपको बताया ना कि हम कब से बात कर रहे हैं कि जब हम वर्ल्ड कप की बात करें, कोई भी मेजर टूर्नामेंट होता है, उससे थोड़े अरसे पहले, आप 2-3 महीने पहले आप कहें कि एक लॉबी स्टार्ट होती है। जस्ट नॉट द पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूँ, यहाँ तक कि लॉबी स्टार्ट होती है, जो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम का हिस्सा ही काफ़ी अरसे से नहीं है, उनका एकदम नाम आना शुरू हो जाता है कि यार इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं एक जैसे सना के साथ करता हूँ, शाहजी के साथ एक एक्स लेजेंड के साथ अपने जब शो करे थे, उन्होंने मुझे एक बात की थी, उन्होंने बल्कि मैसेजेस दिखाए थे, मुझे कहा था वैसे देखो, जब एक बंदे ने उनको मैसेज किया था, अभी हाजिर सर्विस पाकिस्तान टीम के अंदर है, उसने एक बात लिखी हुई थी कि हम भी इंसान हैं, हम भी शोज़ देखते हैं कभी कभी। ऑब्वियसली जब आप ट्यून कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हो, हमें तकलीफ होती है, हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपकी चाहिए। याद आ गया मुझे ये वाकया। ना कि लिटरली होता है यार, ना कि बैठ के बाहर आप उस बंदे को नाम लेकर पॉइंट करके क्रिटिसाइज करो जब उसके ऊपर पहले ही मुश्किलात से वो शिकार है। हमारे ऐसे बहुत से अभी इस वक्त हाजिर सर्विस क्रिकेटर्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ, शायद हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हम शायद फिर भूल जाते हैं कि यार वो उनके ज़हन में पता है क्या चीज़ है कि हम हैं तो पाकिस्तान की टीम है। ये नहीं होता। आपकी Even वो टीम में ना भी हो, तब ना भी वो टीम में हो, आपकी परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। या तो आप हो ना कि आप अपना वेवन रिचर्ड रहे हो अपने टाइम का, तो मैं कहूँ जी हाँ बड़े तगड़ा था इसका अपना, ठीक है, इसके साथ नाइंसाफ़ी ड्रॉप, और ऐसे भी आपके प्लेयर्स हैं मौजूद जिनके साथ लिटरली नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन टीवी पे बैठ के कभी भी मैंने नहीं देखा उनको अगेंस्ट बात करते हुए। हमेशा वो प्रोडक्टिव बात करते हैं। आप क्रिटिसाइज करो प्रोडक्टिविटी के लिए, हैट्स ऑफ है यार, आप ठीक बात कर रहे हो। फिर एक हमारा यहाँ मसला ये होता है कि जिन्होंने आज तक क्रिकेट नहीं भी खेली, सीरियसली कह रहा हूँ, यहाँ तक टेप बॉल भी नहीं खेली होगी, वो बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं कि जी ऐसे होता तो ऐसे हो जाता। भाई जस्टिफिकेशन मुझे दे दो ना, किस चीज़ पे आप कर रहे हो। जब जस्टिफिकेशन आप तब दो या कुछ आपको समझ भी हो क्रिकेट के बारे में, आपको समझ नहीं होती और आप बैठ के जस्टिफाई कर रहे होते हो। जो बात की है इस वक्त चेयरमैन साहब ने, लिटरली होना चाहिए। आप जब 3 चीज़ों को नॉमिनेशन कर रहे हैं, मैं चौथी चीज़ भी लेके आता हूँ ना, जब फ्रेंचाइज का प्रेशर होगा उसको कैसे आपने खत्म कर रहे हैं। आपकी फ्रेंचाइजेस का प्रेशर है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, जीतते तो फिर तो खैर ये बात ही नहीं। देखिए मैं खुद चाहता, देखिए आप अगर बहुत अरसे से बात करें ना, आज भी बैठ के यहाँ पर अहमद भाई हम 4-5 लड़कों का ही नाम लेंगे, लिटरली कह रहा हूँ कि यार इसको टीम में होना चाहिए, इसको होना चाहिए। क्यों हम नए फेसेस की तरफ नहीं जाते? हमने नया फेस बनाया ही नहीं है। नया फेस आपका कहाँ से बनता है? शाहीन से बनता है ना, पाकिस्तान ए जिसको हम कहते थे, अंडर 19 से बनता है। आपने उसकी प्रोडक्टिविटी का भी काम किया ही नहीं है। आज आप चलें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का उठा के देख लें, ऐसे कितने लड़के आपसे और मुझसे बात करते हैं। एक तो मेरी गुजारिश होगी कि शाहीन का नाम भी बदलें, पाकिस्तान यही रहने दें, ये हम बहुत कंट्रोवर्सी में फंसते जा रहे हैं, समझ नहीं आपको, क्योंकि आपसे भी कितने लड़कों ने बात की है, मुझसे भी की है, जो टॉप परफॉर्मर्स है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, आखिर हम कहां जाएं? तो आपके कैंप डोमेस्टिक के अंदर आपके पिक नहीं होते। एग्री नहीं कर रहा, आपके जो आपने नाम पाकिस्तान ए का जो कैंप है मैं भी उससे एग्री नहीं करता। आपके टॉप विकेट टेकर्स थे, आपने उनको कैंप में ही नहीं बुलाया, तो मेरे ख्याल से वो सवालिया निशान, इसलिए शायद सिलेक्शन कमेटी में अब तब्दीली नजर आ रही है। उसमें गैरी कर्सन है, जेसन गिलेस्पी हैं, साथ ही साथ असद शफीक का नाम है, मोहम्मद यूसुफ हैं, चीफ सेलेक्टर का नाम अभी तक नहीं दिया जा रहा, कुछ दिनों में शायद पता चल जाए। बट शाहजी, जो जिस तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, आपने भी ये तमाम बयानबाजी सुन ली होगी, कौन से साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या रद्द अमल है, किस प्लेटफॉर्म से क्या नैरेटिव जिसको हम कहते हैं बनाया जा रहा है। तो क्या ईगो का मसला है साबिक क्रिकेटर्स की? क्या वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि शायद दुनिया बाबर कर रही थी? क्या चक्कर क्या हो रहा है? अच्छा, पहले तो थोड़ी सी चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जब देखिए एक टूर पे जाती है, सना में बड़े टूर क्यों इनको पता है, तो उसका हेड कौन होता है? वो टीम मैनेजर होता है, बिल्कुल टीम मैनेजर। और डिसिप्लिन की अगर कोई बीच में बात आती है, टीम मैनेजर, तो टीम मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या उनकी जो आपस में की कोऑर्डिनेशन है, वो फैसला करते हैं और वो एक्शन लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो हटाया गया है मंसूर राना को या इवन वहाब रियाज को भी, तो वो इसलिए हटाया गया कि आपने वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं लिया। देयर एंड देन आपको एक्शन लेना चाहिए था। जिस प्लेयर ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, कोई कोऑर्डिनेशन में उसकी कमी आई, उसने टीम मीटिंग में सही तरह अपना पार्ट प्ले नहीं किया, तो वो उसके खिलाफ आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और ये मेरा ख्याल है मेन वजह है। गो के कोई शक नहीं है, मंसूर राना बड़े अच्छे मैनेजर रहे हैं और उनकी एक अच्छी रेपो है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था। शायद चेयरमैन साहब उनको उनकी इस बात से खफा हैं, इनकेपेबिलिटी नजर आई। आपने आप मैनेजर का काम ये होता है कि आप फौरन एक्शन लें, और जिस प्लेयर ने इस तरह की बात की है उसको आप खिलाएं ना। कोई नहीं है, अगर हारना आपने वैसे भी था तो उसको ना भी खिला के आप हार जाते तो क्या होता? बात तो वही है। तो ये चीज़ है। और दूसरा आपने बात की बाबर की, और बाबर के ख़िलाफ़ जो बातें होती हैं या इस तरह की, ख़ासकर टीवी प्रोग्राम्स में और ये और वो, कहीं ना कहीं देखें ये जो ख़ासकर हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं और ख़ासकर ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो रेगुलरली अपीयर होते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट चैनल्स पे, उनके बैक ऑफ द माइंड एक ये चीज़ ज़रूर होती है
कि वो अपनी पार्टिसिपेशन भी चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड में। ये मैं आपको इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और ये हकीकत में आपको बताऊं बड़े इस तरह की मिसालें हैं। वो उस क्रिटिसिज्म में उस अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे प्रमोट करने के लिए और कोई ना कोई ओहदा लेने के लिए क्रिकेट बोर्ड में वो इस तरह की बातें करते हैं, और ये खासा रहा है, बड़े अरसे से ये काम चलता रहा है। और काफ़ी ऐसे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं कि जो एक दफ़ा क्रिटिसाइज करे उसको कोई ना कोई चीज़ ऑफर कर दी, और ये हुआ है। मतलब है ये सिर्फ वो क्रिटिसिज्म बंद कराने के लिए। इसको जी ये सिलेक्शन कमेटी में ले आए, इसको जी किसी डोमेस्टिक सेटअप में लेके चले जाएं, इसको फलानी जगह लेके चले जाएं, ये चीज़। और अच्छी बात है, मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि इसका मेरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन होते हैं और क्रिकेट बोर्ड के लेवल के डिसीजन होते हैं वो इस चीज़ से बालातर होने चाहिए। अगर आप बालातर होके और क्रिकेटिंग सेंस में आप डिसीजन करते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है, बिल्कुल, और वो ही जाके आपको आगे रिजल्ट भी देते हैं। बिल्कुल प्रोड्यूस करके देगा। आसिम भाई, आपसे मैं फाइनली सिलेक्शन कमेटी के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि अगर अब एक नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी जा रही है, अब तक मोहम्मद यूसुफ का नाम आया है, असद शफीक उसमें शामिल हैं, साथ ही साथ गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी, और जो भी फॉर्मेट होगा उसका कैप्टन डेफिनेटली ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। तो फिर इस सिलेक्शन पॉलिसी को आप कैसे मुस्तकबिल में देख रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि ठीक है, अगर उन्होंने डिसाइड करना है तो मोहम्मद यूसुफ जो हैं बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं इस चीज़ के लिए, और ऑलरेडी गैरी कर्स्टन हैं, जेसन गिलेस्पी हैं, अजहर महमूद हैं, इनको आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये टीम का हिस्सा है। इनको मालूम होना, इनको ज़्यादा मालूम है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। तो मैं समझता हूँ इनका जो पार्ट है बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है ये, और देखते हैं कि अब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन आते हैं। और दूसरी बात जो मैंने करनी थी, मैं एक चीज़ ये सोच रहा हूँ कि जो शाहीन शाह अफरीदी का हम बार बार नाम ले रहे हैं, इनके पीछे कोई इनको फीडबैक तो नहीं कर रहा, इनको कोई हल्लाशेरी तो नहीं दिलवा रहा कि भाई तुम ऐसा करो ऐसा करो। ये भी पॉसिबल है, इसको आप फॉरगेट ना करें, इनके पीछे भी कोई हो सकता है जो इनको मिसगाइड कर रहा है और जो इनके कैरियर के साथ खेल रहा है। हो सकता है वो उसकी वेल विशर हो, मगर ये वेल विशिंग नहीं है इनकी। आई थिंक पर्टिनेंट चीज़ की निशानदेही आसिम साहब ने की है कि ये भी अब आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुखलिस है और कौन नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन 4-5 दिनों में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, और अगले आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होती जाएंगी। और अगर तो ये एक्शन इसी तरह चलता रहा, बहुत हम लोग भी सर्जरी के नारे और डॉक्टर के नारे लगा रहे थे, तो मेरे ख्याल से बड़ी एक अनफॉरगिविंग सर्जरी अभी तक नज़र आ रही है। और लगता ये है कि वो तमाम धड़ जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो इसकी जद में आते जाएंगे। तो फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है, बट उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि हम सब बेहतरी चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। मैं हूँ, आप हों, पैनल हो, जितनी भी पाकिस्तानी कौम है वो तमाम पाकिस्तान क्रिकेट को ओन करती है, तो तमाम लोग बेहतरी चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। और आई थिंक वे वेरी ग्लैड कि आपके पास एक ऐसे चेयरमैन हैं जो 3 साल के लिए इलेक्ट होकर अब अपना एक पूरा मैंडेट जो है उसको इस बेस पर यूज़ करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को मुस्तकबिल के लिए कैसे बेहतर करना है। जिस तरह शाहजी ने कहा कि वक्ती तौर पर मुश्किलात होंगी, लेकिन आप लॉन्गर रन में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह सना हमेशा कहती है कि आप प्लान करें कि आपने कितने ईयर्स के लिए अपनी प्लानिंग करनी है। तो अब आगे बड़ी ज़बरदस्त खबर पाकिस्तान के लिए, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के बारे में हमने बात की, जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बहनें हैं जिन्होंने जो हिस्सा ले रही हैं, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 2 बहनें जो हैं, सबील सुहेल और वेरोनिका सुहेल, इन दोनों ने 4-4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। 52 किलोग्राम ओपन कैटेगरी की डेडलिफ्ट के मुकाबले में सबील ने गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर ओवरऑल में भी गोल्ड मेडल हासिल किया, स्क्वाट बेंच प्रेस डेडलिफ्ट में, और ओवरऑल में 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं सबील ने। और इसी तरह जब आप वेरोनिका की बात करते हैं तो स्क्वाट बेंच प्रेस डेडलिफ्ट और में भी गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया, और ओवरऑल कैटेगरी में भी उनका भी गोल्ड मेडल है डिफरेंट कैटेगरी में। तो आई थिंक इस पर ज़रूर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद बनती है। और तीसरी बहन का जो हम कह रहे हैं कि उनका भी कंपटीशन बाकी है, तो लगता है कि वो अपनी दोनों बहनों को कंपैरेटिवनेस सना देने के लिए तैयार हैं, तो मेडल्स की टैली और बढ़ती जाएगी। बड़ी खुशाइन बात है। जो ट्विंकल सुहेल हैं, ये इनकी बहन, वो मेरे साथ अक्सर राब्ते में होती हैं, और
बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये लोग फंड्स के लिए कोशिश कर रहे होते हैं हर दफ़ा टूर्नामेंट्स में जाने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं ज़रूर कहूँगी कि ये पोटेंशियल नज़र आ रहा है आपके सामने, मेडल्स जीत रहे हैं, ये लोग ट्रैवल भी करते हैं, ये सीरियस एथलीट्स हैं। तो ज़रूर जो हमारे देखने वाले लोग हैं, जो बासलाहियत लोग हैं, वो ज़रूर सामने आएँ और इनको सपोर्ट करें, ताकि अगले 2-3 सालों के लिए आपने इनको सपोर्ट किया हो, हर टूर्नामेंट से पहले ये इधर उधर घूम ना रहे हों पूछने के लिए कि अब हम किधर से सपोर्ट हासिल करें, ताकि इनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पोर्ट के ऊपर है। ये तीनों तो लेजेंड्स हैं, बट आई थिंक इनसे बड़े लेजेंड्स इनके पेरेंट्स हैं। बिल्कुल आउट इनके जो वालिद हैं वो इनकी ट्रेनिंग में भी मेरा ख्याल है कि बहुत मदद में, वही मेन कोच भी हैं इनके। तो आई थिंक ये उसके बगैर तो पाकिस्तानी सिस्टम में तो लड़कियां तो बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उनका मेन सपोर्ट ही, उनका जो मेन पिलर है वो उनके पेरेंट्स ही होते हैं। जी मैनेजर कोच साहब क्या कहना चाहेंगे आप? इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस प्लेटफॉर्म से भी आपको पता है हमेशा, चाहे खेले हुए हैं नहीं खेले हुए, बहुत से लोग एक कंप्लेन करते हैं अहमद भाई, वो ये है शाजी को भी, क्योंकि शाजी लिखते रहे हैं बहुत अरसे से कि क्रिकेटर्स ही हमेशा कहीं ना कहीं जितने मामला हैं उनकी तरफ जाते हैं। लिटरली बात सच है। जब डिफरेंट स्पोर्ट्स को मैं टच भी करता हूँ तो तब एहसास होता है कि नहीं यार, इस मिट्टी में कुछ है, हकीकत है कि बिल्कुल, जिस I तरीके think से talent, हमेशा बिल्कुल। टैलेंट बहुत है, सपोर्ट सिर्फ चाहिए। और ख़ास करके अगर हम यहाँ बैठे हैं, जी। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा काम बनता है उस टैलेंट को सपोर्ट करें जो ज़्यादा बिल्कुल हर सेगमेंट से। शाजी आपके कमेंट्स पावर लिफ्टिंग है, इट्स अ डिफरेंट गेम, डिफरेंट देन वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है, ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी देखें पाकिस्तान का नाम है, और ये जब वुमेन जाती है, फीमेल एथलीट जाती है और बाहर जाके पार्टिसिपेट करती है और परफॉर्म करती है, तो कंट्री का नाम और कंट्री का इमेज, पॉजिटिव इमेज लेके जाती है। और बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए इनको। बल्कि इनको मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि इनको थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग की तरफ आना चाहिए। अगर इनमें पावर लिफ्टिंग की टैलेंट है, उसमें ये एक्सेल कर सकती हैं, तो वेट लिफ्टिंग में भी कर सकती हैं। फिर वेट लिफ्टिंग जाके एशियन स्पोर्ट्स बन जाती है, फिर ओलंपिक स्पोर्ट्स बन जाती है, उसमें और एक्सेल करने के और मुल्क का नाम ज़्यादा ऊपर तक लेके जाने की गुंजाइश बनती है। तो ज़रूर इनको, बल्कि सना के थ्रू ही मैं सजेस्ट करूँगा कि वेट लिफ्टिंग की तरफ आएँ, क्योंकि वो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है कंट्री के लिए। जब जाके ओलंपिक पे या एशियन गेम पे या साउथ एशियन गेम लेवल पे एक वुमेन एथलीट जाके मेडल पाकिस्तान के लिए लेती है, तो उसका इम्पैक्ट ही और होता है। जी बिल्कुल जी। और मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट है कि अगर बेस इतनी स्ट्रांग है और अगर ये उस तरफ जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में और भी एजाज़ जीत कर लाएंगी। इन तीनों बहनों को बहुत मुबारकबाद, इनके पेरेंट्स को, इनके कोचेस को, एवरीबडी दैट्स इन्वॉल्व। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।